जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आरती यादव जीएलसी लाइव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आपकी स्टडी बहुत ही शानदार चल रही होगी बेटा, बहुत ही शानदार चल रही होगी और आप बहुत ही बेहतर करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम लोग 5 मार्कर चल रहे थे हमारे और उसके पहले आपके लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए जीएलसी की ओर से। चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले बेटा क्या करना है, तो गूगल प्ले स्टोर से जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। और ऐसी चीजें आपके मोबाइल में होनी चाहिए जो आपको फायदा दे स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलता है इस ऐप पर। तो ये जो ऐप है बिल्कुल आपको बहुत सपोर्ट करेगा आपकी स्टडी के लिए। तो डेफिनेटली जल्दी से फटाफट कीजिए, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और इसे क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बहुत ही एक अच्छा प्रयास है ये जीएलसी क्लासेस का। यहाँ पर आपको पेपर 3 के याद रखिए वीडियो लेक्चर्स विद ई नोट्स अवेलेबल होंगे और बहुत ही शानदार उसके साथ साथ 5 सॉल्व पेपर और पेपर 3 की क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रदान की जाएगी। तो ये भी एक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्या है बेटा, बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभदायक खासकर आपके लिए मौका है। तो बिल्कुल जा सकते हैं आप इसके साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बहुत ही यानी पॉपुलर एक प्रोग्राम एमपीपीएससी 2021 मेंस क्लासरूम प्रोग्राम, जिसमें वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होंगे, 6 पेपर होंगे 6 पेपर मुख्य परीक्षा के हिसाब से आपको तैयार किए गए हैं और ये भी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन आपके लिए मौका है। अगला चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस की ओर आ चुके हैं और 5 मार्कर क्वेश्चंस में हमारा 2.11 यानी संक्रामक रोग वाला क्वेश्चन हमारा चल रहा था। क्वेश्चन था हमारा कि संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है, व्याधि क्षमत्व, रोग क्षमत्व यानी इम्यूनिटी, ठीक है, कितने प्रकार का होता है। डिफाइन कम्युनिकेबल डिसीज एंड कमेंट ऑन टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो चलिए भाई लेते हैं इसको, क्या है ये संक्रामक रोग, है ना। कल के लेक्चर में तो हमारा डेफिनेटली हो ही चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाइए, ले लेते हैं हम लोग कि भाई आखिर है क्या संक्रामक रोग, है क्या। तो सब जानते हैं आप, सब आता है आपको, कल डिस्कस किया था आपने, है ना। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक वाइक नहीं मारा भाई लाइक कीजिए जल्दी फटाफट और सब्सक्राइब करो चैनल, है ना। गुरुजी के सानिध्य में पढ़िए, एक अच्छा क्लास, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो आपको बेहतरी की ओर ले जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने कहा कि संक्रामक रोग की बात करेंगे हम, कम्युनिकेबल डिसीज की बात करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल फंडा है बेटा। संक्रामक का मतलब होता है, संक्रामक रोग से तात्पर्य होता है कि ऐसे रोग जो किसी रोग कारक जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक इत्यादि के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उन्हें ही संक्रामक रोग कहा जाता है। और ये क्या हो सकते हैं, ये रोग ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेबल होते हैं, जो फैलते हैं, पक्का। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल इस तरह से मान सकते हैं। चलिए भाई पॉइंट लिख लेते हैं, फिर पॉइंट को समेटना हमें बहुत अच्छे से आता है, हमारे सभी बच्चों को आता है। तो हमने कहा संक्रामक रोग, तो हमने पहला पॉइंट इसके लिए लिखा, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि नंबर 1 ये कौन से रोग हैं, तो ये ऐसे रोग हैं जो बाह्य रोग कारक, बिल्कुल ये रोग बाह्य रोग कारक। अरे बाह्य रोग कारक कौन कौन हो सकते हैं, या बाह्य कारक कौन कौन हो सकते हैं, है ना। जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, ठीक है, कवक, है ना, यानी फंगाई इत्यादि के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये लो भाई संक्रामक रोग कहलाते हैं, है ना। ये रोग बाह्य रोग कारक जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक इत्यादि के द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा इनका, ये लो सेकंड पॉइंट और जोड़ दो, तथा इनका क्या होता है, तथा इनका फैलाव होता है। बिल्कुल ये फैलते हैं तथा इनका फैलाव होता है, फैलाव होता है। क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। उदाहरण क्या क्या आ जाएंगे इसके, एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे,
बहुत सारे उदाहरण है। अरे कोविड था ना अभी आपका, हाँ 2 साल से भुगत रहे हैं सब लोग ठीक है। तो कोविड-19 हुआ था ना, किसके कारण, किसके कारण, वायरस के कारण हुआ था, विषाणु के कारण हुआ था। तो फिर इतनी जल्दी कैसे भूल गए आप, भूलना नहीं बेटा, ठीक है। उदाहरण क्या क्या आएगा इसका, चलिए उदाहरण हेजा, हे भगवान, हेजा, अरे हेजा हेजा ठीक है, हेजा, कॉलेरा, हेजा यानी कॉलेरा, ठीक है। टाइफॉइड, टाइफॉइड, हेजा, टाइफॉइड, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, डिप्थीरिया इत्यादि, ये सब क्या कम्युनिकेबल डिसीज, उनका फैलाव होता है। हेजा एक को हुआ, हेजा किस कारण से होगा, तो हेजा एक जीवाणु के कारण होता है ना, हेजा एक जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। टाइफाइड किसके कारण होता है, तो एक जीवाणु के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। टीबी किसके कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब क्या है, रोग कारक, विभिन्न जो बाह्य कारक होते हैं उनके कारण उत्पन्न होते हैं, चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो या कवक हो, और ये क्या कहलाते हैं, इनका फैलाव होता है, और यही कहलाते हैं आपके संक्रामक रोग, ठीक है। अरे भाई ये भी देख लो, नहीं तो आप बोलेंगे मैडम आपने तो ये तो बता दिया लेकिन इनके बताए नहीं आपने कि कौन से रोग कारक है। तो ले लो भैया, आप तो पहले लिख लो यहाँ पर, देखो नंबर 1, पहला हमने हेजा बोला, इसको कॉलेरा कहा जाता है, ठीक है। हेजा होता है विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से, विब्रियो, ये लो विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु, ये तो ये जीवाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग है। दूसरा क्या होगा बेटा, टाइफॉइड, ले लो इसको भी, टाइफॉइड, टाइफॉइड किसके कारण होगा, साल्मोनेला टाइफी, ये भी एक जीवाणु है, पकड़ो इसको, साल्मोनेला, कौन सा मोनेला, साल का, तो साल्मोनेला टाइफी, यू नो, और ये भी क्या है बेटा, ये भी जीवाणु है, तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। अगला ले लो टीबी, टीबी ये हमने उदाहरण में लिखा है, अभी बोल दोगे आप, कम नहीं हो, है ना। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं इसको, ठीक है। किससे होगा, तो ये भी जीवाणु जनित रोग है बेटा, और इसके जीवाणु का नाम क्या है जिसके कारण ये होता है, तो इसके जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइको यहाँ नहीं लिखते हैं हम, इसके बैक्टीरिया को इधर लिख देते हैं, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, क्षमा करें, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये होता है टीबी, ठीक है। तो ये टीबी। अगला और ले लो, याद कर लो यहीं पर, क्योंकि आपको यूनिट 3 में बायोलॉजी में माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ आपके लिए, यहाँ पर बिल्कुल बायोलॉजी में से भी क्वेश्चन उठ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका रोग से है, लेकिन बायोलॉजी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ना है, सूक्ष्म जीव दिए हैं आपको। यूनिट 3 में पहला ही 1 लाइनर है आपका सूक्ष्म जीव और जैविक कृषि, याद आया, हाँ जी। तो यहीं पढ़ लो बेटा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नंबर 4, अब विषाणु के कारण होने वाले रोग कौन कौन से होंगे, तो एडिनो वायरस के कारण होता है कॉमन कफ एंड कोल्ड, सामान्य सर्दी जुकाम, ये लो, सामान्य सर्दी जुकाम फैलता है ना, ये किसके कारण होगा बेटा, तो सामान्य सर्दी जुकाम होता है एडिनो वायरस, ये विषाणु है, एडिनो विषाणु या एडिनो वायरस के कारण होता है, पक्का, ठीक है, संक्रामक रोग। उसके बाद एड्स आप पढ़ चुके हो, मैंने ही पढ़ाया था आपको अभी, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, बहुत डेंजरस डिसीज, ठीक है, किस कारण से होगा, ये भी संक्रामक रोग है। ये भी होता है HIV वायरस के कारण, ह्यूमन इम्यून वायरस 3rd, ठीक है, इस कारण से होता है एड्स। तो ये विषाणु जनित रोग है। कोरोना,
है ना। कोरोना अभी हाल फिलहाल में 2 साल बहुत भुगता है हम लोगों ने, सभी ने। कोरोना वायरस बड़ा आतंक इसका, तो ये भी क्या है, विषाणु जनित रोग है। तो इस तरह से संक्रामक रोग क्या होते हैं, तो संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो किसी बाह्य रोग कारक जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक इत्यादि के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा इनका फैलाव होता है, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए आपके इस क्वेश्चन में आगे यदि हम बढ़े तो संक्रामक रोग एक पोर्शन हो गया, इसको लिख सकते हैं। अभी हमने लिखा था जिस तरह से, डेफिनेशन दे दो और इसके उदाहरण देना है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में, चलो डेफिनेशन दे दो भैया, ऐसा मत देखो, ये लो, ये संक्रामक रोग, 2 प्रश्न थे इसमें एक साथ ही, संक्रामक रोग। ठीक, तो आपने लिख दिया वे रोग जो बाह्य कारकों द्वारा, बाह्य कारकों, यहां पर ब्रैकेट में लिख दो जैसे जीवाणु, है ना, कॉमा विषाणु, कॉमा कवक इत्यादि। प्रोटोजोआ भी आ जाएगा यहाँ पर, है ना, मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इत्यादि द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा जिनका फैलाव होता है, क्या होता है, इन्फेक्शन, फैलाव होता है। ठीक, ये दीजिए, लिख दिया हम लोगों ने। उदाहरण लिख दो यहाँ पर सिंपल सा, ये लीजिए, ये उदाहरण लिखा आपने। उदाहरण में क्या क्या लिख देंगे आप, हेजा। ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट में इसके जीवाणु का नाम लिख दो, विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, हेजा, कॉमा टाइफाइड लिख दो, जो याद रहेगा वो लिखना है, ज़्यादा नहीं। हेजा, टाइफाइड, टिटेनस, डिप्थीरिया, ठीक है, सर्दी जुकाम, एड्स इत्यादि। बस 3-4, ज़्यादा नहीं, क्योंकि शब्द सीमा हमारे लिए क्या है, सीमित है। ठीक है, तो इस तरह से आपने संक्रामक रोग को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब इसी प्रश्न में आपसे आगे पूछा गया है कि इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव, पैसिव एंड हार्ड। ठीक, तो चलिए इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, इम्यूनिटी का मतलब हुआ प्रतिरोधक क्षमता, है ना। तो चलिए आ जाइए, बढ़ते भैया आगे इसमें। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने इसको हटा दिया। अब आगे आती हूँ मैं आंसर के अगले पोर्शन पर। ठीक है, पोर्शन पर कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। प्रतिरोधकता या फिर आपसे रोग क्षमत्व बोला गया है आपको हिंदी में, और हिंदी में बड़े शुद्ध शब्द होते हैं बेटा, तो एक बार हिंदी वर्जन को अंग्रेजी माय में देख लिया करो। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रतिरोधकता या रोग क्षमत्व या इम्यूनिटी, ठीक है, कितने प्रकार की होती है। तो यहां पर हमने कहा कि इम्यूनिटी मुख्यतया, याद कर लो यहीं, मुख्यतया 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? चलिए, पहली होती है नंबर 1 एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक, तो एक्टिव इम्यूनिटी, सबसे पहली एक्टिव इम्यूनिटी, बिल्कुल। अब ये क्या होता है, अच्छा, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कहलाता है इम्यूनिटी, कि आपकी बॉडी रोग से कितना लड़ सकती है ना, वही कहलाता है आपका इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता। तो हमने कहा एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, तो एक्टिव इम्यूनिटी से तात्पर्य होता है ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्मजात मिलती है, या फिर कहने का तात्पर्य है कि रोग होने के बाद, यदि कोई रोग मुझे हुआ, मान लीजिए मुझे कॉमन कफ एंड कोल्ड हुआ,
तो कफ एंड कोल्ड से मैं गुजर गई तो मेरी बॉडी में उस कफ एंड कोल्ड के लिए क्या बनेंगे बेटा, एंटीबॉडी बन जाएंगे। अरे हाँ ना, इम्यूनिटी का सीधा लेना देना है एंटीबॉडी से, प्रतिरक्षी से। तो हमारा शरीर जब रोगग्रस्त होता है तो उस रोग से लड़ने के लिए, भविष्य में लड़ने के लिए क्या तैयार करके रखता है, तो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन तैयार करके रखता है जिसे प्रतिरक्षी कहा जाता है या एंटीबॉडी कहा जाता है। पक्का। अब यदि मान लो सेकंड टाइम मुझे कफ एंड कोल्ड हुआ तो वो प्रतिरक्षी मुझे इतनी आसानी से इन्फेक्टेड नहीं होने देंगे, है ना, या मेरे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ गई उस रोग से लड़ने के लिए। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है उसे क्या कहा जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है, जो जन्मजात होती है और हमें जन्म से भी कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है बच्चे जब फीडिंग करते हैं, मदर फीड करवाती है तो कहा जाता है कि फर्स्ट जो फीडिंग होता है वो बच्चों को बिल्कुल यानी करवाया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं और ये एंटीबॉडीज बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं एक लंबे समय तक। ठीक। सेकंड है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या है, तो पैसिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो आपको करने का, कहने का मतलब है कि बहुत समय बाद आपका शरीर जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करेगा, प्राप्त करेगा बहुत समय के बाद। तो ये क्या है आपकी पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी जल्दी से प्राप्त करेगा। ठीक। तो हमने कहा पैसिव इम्यूनिटी, और ये पैसिव इम्यूनिटी क्या है, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक चलती है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि शरीर में पैसिव इम्यूनिटी के सारे एंटीबॉडीज दाखिल होते ही सुरक्षा देना शुरू कर देती है। यानी आपने इंजेक्शन लगवाया, जैसे कोरोना वैक्सीन के टाइम पर क्या हुआ था कि इंजेक्शन लगाए गए थे और इंजेक्शन लगाने के बाद में जिन्हें इंजेक्शन लगाए गए थे उनकी बॉडी में कुछ समय बाद में एंटीबॉडीज बनने लगे थे। अरे कुछ सप्ताह बाद एंटीबॉडीज बनने लगे थे। तो ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी, यानी धीरे धीरे इम्यूनिटी का विस्तार होना आफ्टर वैक्सीनेशन। आफ्टर वैक्सीनेशन, तो यहां हमने कहा कि वैक्सीनेशन के पश्चात, वैक्सीनेशन है ना, टीकाकरण, बिल्कुल, वैक्सीनेशन के पश्चात उत्पन्न इम्यूनिटी क्या कहलाती है, पैसिव इम्यूनिटी। और ये कितने दिन चलेगी बेटा, तो ये कम से कम आपका 6 से 7 दिन पैसिव इम्यूनिटी चलता है। और चलिए लास्ट की बात करें हम, तीसरा प्रकार हार्ड इम्यूनिटी। ठीक है, हार्ड तो यहां पर अब है हमारा कौन सा इम्यूनिटी, तो हार्ड इम्यूनिटी। ये लिया हमने थर्ड टाइप का हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी, इसे पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी कहा जाता है, पॉपुलेशन इम्यूनिटी। अब क्यों कह रहे हैं पॉपुलेशन इम्यूनिटी, क्योंकि ये किसी क्षेत्र में यदि 60 से 70% लोग किसी एक सीवियर डिसीज से इन्फेक्टेड हो गए, है ना, तो उनका इम्यूनिटी कहलाएगा आपका क्या, हार्ड इम्यूनिटी कहलाता। थोड़ा स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है, एक मिनट। ठीक है, और ये संक्रामक बीमारियों के लिए क्या करती है, तो ये इम्यूनिटी संक्रामक बीमारियों के लिए अप्रत्यक्ष सुरक्षा प्रदान करती है। बीमारियों के लिए अप्रत्यक्ष सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ये लीजिए। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, कौन कौन सी, एक्टिव, पैसिव और हार्ड। चलिए बैक में जाएंगे हम,
डोंट सेव करूंगी मैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK क्या है, इसके मूल उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। बहुत ही अच्छा प्रश्न MPPSC मेंस का, याद रखिएगा 2020 का बहुत ही शानदार प्रश्न रहा है ये। तो चलिए भाई इसकी बात कर लेते हैं अब हम, है ना, RBSK, ठीक है। तो चलिए भाई RBSK की बात करते हैं, बैक में जा रहे हैं थोड़ा सा हम, है ना, बोर्ड पर चलते हैं। तो RBSK स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, है ना, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाई जाने वाला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम ने इसको शुरू किया था, ठीक है। तो हमने कहा कि RBSK शॉर्ट में लिख दूं मैं अभी, है ना, क्वेश्चन तो आप पढ़ ही चुके हैं। RBSK, ये जो RBSK है इसकी शुरुआत कब से हुई और किसके अंतर्गत इसको शुरू किया गया, तो वर्ष हम बात करें तो वर्ष 2013 में इसकी शुरुआत की गई, है ना, वर्ष 2013 में इसकी शुरुआत की गई। पहले समझो, उसके बाद शब्दों में हम अपने ढाल सकते हैं अपने कंटेंट को, ठीक है। तो वर्ष 2013 में इसकी शुरुआत हुई, ये लीजिए शुरुआत हुई, ठीक है। और किसके अंतर्गत हुई, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, है ना, कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पता है आपको, सब फैमिलियर है आप इससे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू किया गया, इसे शुरू किया गया, किसे, RBSK को शुरू किया गया, RBSK को शुरू किया गया। तो पता चल गया हमें बिल्कुल कि कहाँ से शुरू हुआ है ये लीजिए। तो पहले पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट, है ना, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर आते हुए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात हम बोले कि अब इसका जो RBSK है, ठीक है, ये हमें वर्ष पता चल गया कि 2013 में इसकी शुरुआत हुई है। फिर हमें पता चल गया कि किसके तहत इसको शुरू किया गया है, ये भी हमें यहाँ पर पता चल चुका है। अब आगे चलते कि इसका मोटिव क्या है और ये आखिर प्रोग्राम है क्या, ठीक। तो यहाँ पर इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा रब कर देती हूँ मैं। तो RBSK का क्या लेंगे अब हम, है ना, RBSK है क्या, तो ऐसा प्रोग्राम जिसमें 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं क्या करवाना या स्वास्थ्य जांच शामिल है, स्वास्थ्य जांच देना या स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना जो है इस RBSK का मेन मोटिव है। तो RBSK क्या है, हमने बता दिया कि भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के एक जो प्रोग्राम चल रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इसको शुरू किया गया और इसका मुख्य कार्य क्या है, 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य जांच मुहैया करवाना, ये इसका मेन क्या है, मोटिव है। अब भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो RBSK करेगा कि स्वास्थ्य जांच देगा, 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य जांच देगा डेफिनेटली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो जांच है वो कुछ यानी यहाँ पर जो जांच है 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की, तो उसको कुछ कैटेगरी में बांटा गया है कि जांच कहाँ पर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम बात करें कि 0 से 6 माह
0 से 6 माह तक के बच्चों की जो जांच होगी वो जिला अस्पताल में होगी, है ना, सरकारी जिला अस्पताल। अरे भाई सरकारी जिला अस्पताल, सरकारी जिला अस्पताल, ठीक है, सरकारी जिला अस्पताल में होगी। फिर 6 माह से 6 साल, है ना, 6 माह से 6 साल इन बच्चों की स्वास्थ्य जांच जो है आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा आंगनवाड़ी क्षेत्रों में करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये आशा कार्यकर्ता बिल्कुल आती हैं, आशा कार्यकर्ता करेंगे इनकी जांच, और कहां पर, तो संबंधित आंगनवाड़ियों पर, ये लीजिए। तो 6 माह से 6 साल तक के बच्चों का जो होगा वो बिल्कुल कहां पर होगा, आंगनवाड़ियों पर होगा, ठीक है, पूरी तरह से। तीसरी कैटेगरी हम बोलें कि यदि इसके आगे जाते हैं तो 6 साल से आगे 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए तो एक चलित मोबाइल सेवा, बिल्कुल वैन आती है ना बच्चों का चेकअप करने के लिए, वही वैन, है ना, तो चलित मोबाइल सेवा या चलित हॉस्पिटल जिन्हें कहा जाता है वही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मोबाइल, चलित मोबाइल या मोबाइल हॉस्पिटल के द्वारा गवर्नमेंट करवाएगा बेटा, ये मोबाइल हॉस्पिटल के द्वारा। और 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का जो ट्रीटमेंट होगा वो डेफिनेटली हॉस्पिटल में होगा। सरकारी स्कूलों में वगैरह होता है ना, ठीक है, 18 वर्ष तक के बच्चों को हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल यानी आपका सरकारी स्कूल में बुलाते हैं, सरकारी स्कूल, ठीक है। तो सरकारी स्कूलों में भी स्वास्थ्य कैंप लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बांटा गया है इस RBSK को कि 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य जांच मुहैया कराना इनका मेन क्या है, मेन इनका मुख्य कार्य है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो इसको थोड़ा सा अच्छा सा डीप में, ताकि हम अच्छे से लिख सकें इसको, है ना, जो पूछा है वो बहुत अच्छे से लिख सकें, ठीक। फिर इसका चलिए इसकी जो जांच की श्रेणियां है, 32 रोगों की जांच की जाती है। इसमें कितने रोगों की जांच की जाती है, तो RBSK जो है इसके अंतर्गत, है ना, 4 श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां हैं, जो अभी हमने देखा वही बेटा, ठीक है, 4 श्रेणियां हैं, ठीक है, 4 श्रेणियां हैं, रोगों की 4 श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां हैं किसकी, रोगों की, ठीक है, जिसके अंतर्गत 32 रोग शामिल किए गए हैं। तो RBSK में 4 श्रेणियां हैं किसकी, रोगों की, जिसके अंतर्गत 32 रोगों को शामिल किया गया है, बिल्कुल। तो 32 रोग इसमें शामिल किया गया है, ये लीजिए, ठीक है। तो RBSK में 4 श्रेणियां हैं रोगों की, जिसके अंतर्गत 32 रोगों को शामिल किया गया है। अब ये 4 श्रेणियां क्या हैं रोगों की, आइए देख लेते हैं ये 4 श्रेणियां। नंबर 1, पहली श्रेणी है जन्मजात रोग, ठीक है, बहुत सारे जन्मजात रोग होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा, जन्मजात रोग के पश्चात यहाँ पर कमियां, बच्चों में कमियां, किस चीज़ की कमियां, अरे खून की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, ये सब कमियां देखेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत भी रोग आएंगे आपके। तीसरा क्या है, बीमारियां, बच्चों को बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी कॉमन बीमारियां हैं। और चौथा है विकास में देरी, इससे संबंधित भी रोग होते हैं, विकास में देरी, जैसे बच्चे को थायराइड की कमी है तो मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, तो एक रोग उसमें शामिल हो गया, है ना। तो इस तरह से ये 4 श्रेणियां हैं रोगों की, जन्मजात रोग, कमियां, बीमारियां और विकास में देरी। और इन चारों के अंतर्गत कितने रोग सम्मिलित किए गए हैं बेटा, तो 32 रोग सम्मिलित किए गए हैं। और इन श्रेणियों के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, 4D कहा जाता है, 4D श्रेणी कहा जाता है, इसे याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब कुछ जानने के बाद आ जाइए, इसके उद्देश्य पूछे हैं आपसे, है ना, इसके उद्देश्य पूछे हैं RBSK के उद्देश्य। तो उद्देश्य बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ये लीजिए
उद्देश्य। तो उद्देश्य में पहला उद्देश्य क्या है? शिशु मृत्यु दर को क्या करना? नियंत्रित करना। बिल्कुल, तो पहला मेन मोटिव तो यही है कि शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करना, मेन मोटिव है इसका, नियंत्रित करना। ठीक है, दूसरा मोटिव क्या है? दूसरा मोटिव है सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं बच्चों को उपलब्ध करवाना। सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, ये लीजिए सेकंड मोटिव हो गया इसका। बिल्कुल, तीसरा मोटिव क्या है? तो तीसरा मोटिव है बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी, है ना, स्वास्थ्य संबंधी सारी जो अनियमितताएं हैं उसका पूर्ण रूपेण निराकरण करना, ताकि आने वाली जनरेशन कैसी हो, ताकि आने वाली भावी पीढ़ी कैसी हो, स्वस्थ हो। क्योंकि यदि देश में स्वस्थ बच्चे होंगे तो भविष्य भी उसका कैसा होगा? स्वस्थ ही होता है। तो यहाँ तीसरा मोटिव है बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता फैलाना। बिल्कुल, आरबीएस के फैलाएगा। मान लो स्कूल में कैंप लगा, है ना, तो बच्चों के पेरेंट्स को पता चलेगा अच्छा स्कूल में बच्चों का हेल्थ चेकअप हो रहा है, तो यानी बच्चों की हेल्थ बहुत वैल्यू करती है, बहुत मायने करती है। तो पेरेंट्स क्या, आसपास के लोग क्या, सब अपने बच्चों की हेल्थ की ओर ध्यान देंगे। ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़िए, बहुत सारे मुख्य उद्देश्य हैं इसके, और इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए और उद्देश्य देखते हैं हम उसके। ये देखिए हमने अगला फोर्थ वाला उद्देश्य। ठीक है, देश में बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति करवाना, ये भी इसका उद्देश्य है। अरे यदि मान लो बच्चों को ऐसे सीवियर डिसीज हैं, ठीक है, और उस डिसीज का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पर नहीं है, तो और उसमें प्रगति करवाएगा ये आरबीएस के कि भाई ये सा रोग भी होता है बच्चों के लिए, तो इसका भी क्या करना चाहिए, हमें उत्थान करना चाहिए। ठीक, तो चलिए आप यहाँ पर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर आरबीएस की क्या है, बहुत सारे पॉइंट आ गए, है ना, और साथ ही साथ क्या है, उसके प्रमुख उद्देश्य आपको लिखना थे। तो उद्देश्य तो इतने लिख चुके हैं हम, आसानी से 5 मार्कर में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं आप। तो आरबीएस का कब से स्टार्ट हुआ? 2013 से स्टार्ट हुआ। किस मंत्रालय, पता ही है आपको मंत्रालय, और कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। फिर उसके बाद इस आरबीएसके के अंतर्गत जो है 32 रोग विभिन्न 4 श्रेणियों के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और मेन मोटिव 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या करवाता है, स्वास्थ्य जांच उपलब्ध करवाता है। पक्का? ठीक है, तो चलिए बहुत ही बेहतर, शानदार आप कर सकते हैं। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में आप नरम और हार्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या समझते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, आपके रोबोटिक्स से है, आपके रोबोटिक्स से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है। एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर आता हुआ। चलिए चलते हैं, आज ये आ गए हम, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं? बहुत ही शानदार। ठीक है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, तो सबसे पहले भाई ये आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, ये जो कंसेप्ट आया है 1956 में जॉन मैकार्थी
नाम के एक साइंटिस्ट के माइंड में आया है। और जॉन मैकार्थी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या कहे जाते हैं बेटा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कहे जाते हैं। याद रखेंगे हम, तो हमने कह दिया कुछ पॉइंट याद रखिए। नंबर फर्स्ट, ठीक है, जॉन मैकार्थी, ठीक। तो जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले एआई शब्द का प्रयोग किया 1956 में, ठीक है। मैकार्थी ने सर्वप्रथम एआई शब्द का प्रयोग किया 1956 में। ये लीजिए 1956 में। अतः फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कहलाएंगे? तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जॉन मैकार्थी कहे जाते हैं। अर्थात इन्हें एआई का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। पापा, एआई का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे आप, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये इंक्लूड करना है, ये आपको मैंने समझाया है, लेकिन एक लाइन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। सॉरी, जनक जो जॉन मैकार्थी है, और ये शब्द इन्होंने कब यूज़ किया? तो 1956 में इस्तेमाल किया। अब आते हैं आगे और कंसेप्ट की ओर, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बात करते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर कठोर तथा नरम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक। तो हमने कहा यहाँ पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने टाइप का? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दो टाइप में बांटा जाता है। पहला होता है कठोर एआई, ऑल राउंडर जिसको हम कहें। ऐसा कोई सा कार्य नहीं है जो हार्ड एआई वाला इंस्ट्रूमेंट या हार्ड एआई वाला कंप्यूटर नहीं कर सकता है। हर एक टास्क कर सकता है ये, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो कठोर एआई। और दूसरा क्या है हमारा? नरम एआई, है ना, नरम एआई या फिर सॉफ्ट एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दो कैटेगरी में बांटा, है ना, सॉफ्ट एंड हार्ड। चलिए, कठोर से क्या तात्पर्य है? तो कठोर से तात्पर्य क्या होगा? तो हमने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा टाइप या ऐसा प्रकार या वह प्रकार जिसमें कोई कंप्यूटर यानी सभी प्रकार के जटिल से जटिल टास्क को पूर्ण कर सकता है ना। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो कंप्यूटर होगा उसमें डिसीजन मेकिंग स्वयं ही होगा। वो खुद ही क्या करेगा? निर्णय ले सकता है। उसमें सेंस होगा इस चीज का कि उसको क्या करना है। उसे बार बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस कंडीशन में उसे क्या करना है उसे पता होगा। नहीं आया समझ में? देखो एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल अपन एक नॉर्मल बात करते हैं। अरे नोट काउंट करने की एक मशीन होती है रे बाबा, इधर देखो, होता है ना बेटा। अपन बैंक में गए 50 करोड़ लेकर खुश हो जाओ, ठीक है। मैं तो खुश नहीं होती, मुझे कोई मोह इससे, ठीक है। तो 50 करोड़ लेकर गए आप बैंक में, और आप बोल रहे बैंक वाले से कि भैया इसको डिपॉजिट कर ले, है ना। तो बैंक वाला क्या बोलेगा? क्या प्रूफ है कि ये 50 करोड़ है? हाँ, तो हम क्या बोलेंगे? हम भी स्मार्ट हैं। हमने बोला मंगवा भैया नोट काउंटिंग मशीन बुलवाइए आप और काउंट कर लीजिए। तो नोट काउंटिंग मशीन आती है, उसमें बंच बनाकर, है ना, नोट को रखा जाता है और वो फटाफट क्या करती है बेटा? काउंटिंग करती है वो, और सटीक करती है। हाँ जी बिल्कुल। और हमारा काम कर रही है वो मशीन। अरे मानव का कार्य कर रही है। हम गलती कर सकते हैं काउंट करने में, लेकिन मशीन वहां पर गलती नहीं कर रही है। तो वो इंटेलिजेंट हुई ना, जो मानव कार्यों को बेहतरीन तरीके से करे। बिल्कुल, वो क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। और इस पर बेस्ड जो मशीन होगी, इस पर बेस्ड जो सिस्टम होगा, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्या बोलेंगे? सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। पक्का कर दिया? तो आपकी नोट काउंटिंग मशीन भी कैसी हुई? आपकी कैसी हुई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस हुई। अब देखो बेटा, वो एक ही काम करेगी। जब भी आपने नोट डाला
ठीक है, तो वो केवल काउंट करने का काम करेगी। जब भी आपने नोट डाला तो वो क्या करेगी, केवल काउंट करने का काम करेगी। वो एक ही काम कर रही है, समझ रहे हो ना आप, वो एक ही काम कर रही है। लेकिन आप बैठ गए सुपर कंप्यूटर के सामने, ठीक है, सुपर कंप्यूटर के सामने बैठ गए तो सुपर कंप्यूटर आपको कोई भी है ना इंफॉर्मेशन या आप जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको नहीं देगा, क्योंकि वो सबसे पहले क्या करेगा, आपको स्कैन करेगा कि आप राइट पर्सनैलिटी है या नहीं, ठीक है। और यदि राइट पर्सनैलिटी है तो उसके बाद आपके क्वेश्चंस का आंसर करेगा। यानी सुपर कंप्यूटर क्या कर रहा है, सुपर कंप्यूटर यहां पर डिसीजन ले रहा है, वो एक काम नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है कि सामने वाला जो बंदा मेरे पास बैठा है, व्यक्ति बैठा है, उसे मुझे इंफॉर्मेशन देना है या नहीं, क्योंकि उसके पास क्या है, एक तरह का डिसीजन मेकिंग लेने वाला क्या है, सिस्टम है ना, सॉफ्टवेयर है जो कि ह्यूमन ब्रेन के इक्विवेलेंट काम करता है। अरे समझ में आया। तो सुपर कंप्यूटर में जो एआई इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा होगा, हार्ड एआई, जबकि नोट काउंटिंग मशीन में जो एआई इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है, सॉफ्ट एआई। अरे हाँ जी, समझ में आ रहा है कुछ, पक्का, ठीक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि कठोर एआई क्या है, तो हमने कहा एआई का वह प्रकार जिसमें कोई सिस्टम यानी कंप्यूटर सब आ गए आपके, जिसमें कोई सिस्टम या कंप्यूटर ले लो आप तो सीधे जिसमें कोई कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के टास्क कर सकता है या कई प्रकार टास्क बिना त्रुटियों के संपन्न करता है, टास्क बिना त्रुटियों के, बिना गलती के, बिना त्रुटियों के संपन्न करता है। ये लीजिए, ये आपकी हार्ड एआई आ गई समझ में। हार्ड का मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर में आपने डिफरेंट टाइप्स के डाटा क्या किए हैं, फीड किए हैं उस सिस्टम में, है ना, और उस डाटा के अकॉर्डिंग वो काम करता है। अरे हाँ जी, ठीक। तो वो क्या होगा, आपका हार्ड एआई होगा। जबकि हम चल रहे हैं अब आगे की ओर, और अगला क्या हमारा, सॉफ्ट एआई। चलिए, तो अगला है हमारा क्या, सॉफ्ट एआई। ये ले लीजिए, नरम एआई, हिंदी में तो पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं बाबा, ठीक। तो यहाँ हमने बोला नरम एआई, ठीक इसका वाइस वर्सा बेटा, ठीक इसका उल्टा। अरे स्मार्ट बनो और स्मार्ट हो आप। कंप्यूटर मेमोरी, आपका दिमाग क्या है, कंप्यूटर मेमोरी, इसको कचरा, छोटी छोटी बातें जो एक दूसरे के वाइस वर्सा होती है उनको रटने की कोशिश मत करो। हार्ड का ठीक उल्टा सॉफ्ट होता है, तो जहां पर होता है वहां पर नहीं होता है कर दो, बस डेफिनेशन बन गई। काहे का कचरा रखना बेटा, हैंग होता है ज्यादा कचरा रखने से सिस्टम, ठीक। तो बिल्कुल, अभी आप मुझे बता देंगे क्या, हमने कहा कि एआई का वह प्रकार, बताओ जल्दी, एआई का वह प्रकार जिसमें कोई कंप्यूटर, जिसमें कोई सिस्टम या कंप्यूटर, जिसमें कोई कंप्यूटर केवल एक ही प्रकार के टास्क को पूर्ण करता है ना, कोई कंप्यूटर केवल एक ही प्रकार के टास्क को त्रुटिहीन रूप से संपन्न करता है या त्रुटि रहित रूप से संपन्न करता है। ये लो, संपन्न करता है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे आप, सॉफ्ट एआई या नरम एआई बोलेंगे। बिल्कुल, अरे हाँ
बिल्कुल, सुपर कंप्यूटर आ जाएगा एग्जाम्पल, या आपका रोबोट आ जाएगा। रोबोट का जो आपका सिस्टम होता है, ब्रेन जो रोबोट का होता है उसमें एआई ही यूज़ होता है बेटा। तो रोबोट का ब्रेन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो रोबोट के ब्रेन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो आपका हार्ड एआई होगा, सॉफ्ट एआई बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए मेरा स्वास्थ्य आज थोड़ा सा ठीक नहीं है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं भाई। जितने क्वेश्चन से आप अच्छे से कीजिए उसको, है ना।